आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो कह सकते हैं अंशु गुप्ता की वजह से, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। सिलेक्शन के बाद पहली बार कोचिंग में इनका आगमन हो रहा है। ठीक है, इस खुशी में कह सकते हैं न्यू करियर की पूरी टीम उनका स्वागत करेगी और आप लोग को इस खुशी में मिठाई खिलाया जाएगा। आप लोग को बता दें कोचिंग के बारे में थोड़ा सा। जब हम लोग कोचिंग की शुरुआत जो हुई थी 19 सितंबर 2017 शुरू हुआ था। आज कह सकते हैं लगभग कितना चल रहा है 2026। काफी समय बीत गया, बीच में कोरोना 1-2 साल था। इस बीच बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए, पढ़ के गए। तो आप कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे आए, यहाँ से पढ़ के चले गए। बहुत सारे लोग सिलेक्शन पाए, बहुत सारे लोग नहीं पाए। तो उसमें हम लोग का कह सकते हैं बहुत ज़्यादा योगदान, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत कम था। ठीक है, जो बच्चे मेहनत किए उनको सिलेक्शन मिला, जो बच्चे मेहनत नहीं किए उनको सिलेक्शन नहीं मिला। जब हम लोग कोचिंग की शुरुआत किए थे तो आप जहां बैठे हैं इसके जो कमरा दिख रहा है आपके पीछे, इसमें क्लास चलते थे। और पहली क्लास जब हम लोग शुरू किए थे तो उसमें मुश्किल से 5 से 7 बच्चे बैठे थे। और 5-7 बच्चों को हम लोगों ने कम से कम 6 महीना पढ़ाया था। सोच सकते हैं कितना संघर्ष किए होंगे। ठीक है, 5 से 7 बच्चों को 6 महीना पढ़ाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि टीचर है उनको पैसा देना पड़ता है, सब कुछ है। आज मान लीजिए सब कुछ सेटअप हो गया है। इसके पहले जानते हैं जहां आप बैठे हैं, जब वो लोग पढ़ती थी तो ये तब तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई। इस समय वो लोग पढ़ते थे ना, तो कह सकते हैं ये सब पूरा खुला था जो आप देख रहे हैं। जब उन लोग का पेपर लगा था यूपीपी का, तो आप देखिए आने के बाद उनसे पूछिएगा, ये तो अपने तरफ से हम बता दे रहे हैं जो भी हो सकता है। ठीक है, ये पूरा खुला था, ठंडी का समय था। उसमें आप देखे होंगे कि कोहरा पूरा आके भीग जाता था। कोहरे की वजह से जितनी बेंच है उसको बच्चे पहुंच के आराम से बैठते थे। उसके बाद फिर इतना संघर्ष के बाद जाके उनको नौकरी मिली। अब जिनको पेपर नहीं देना रहता, जो लापरवाह किस्म के हैं कह सकते हैं, उनको वो आते ही नहीं थे। और उसी लिस्ट में मान लीजिए इसमें इस बैच में बैठे लोग भी होंगे कुछ ना कुछ। तो कह सकते हैं अगर आपको नौकरी लेना है तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जहां तक हमारा अनुभव है, जब से वो कोचिंग आ रही थी लगभग कह सकते हैं 2 से 3 साल कंटिन्यू क्लास की है। 2 से 3 साल कंटिन्यू क्लास करने के बाद इस बीच में एक एग्जाम नहीं, 3-3 4-4 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन यूपीपी में हुआ है। बैड लक कह सकते हैं कि यूपीपी के परीक्षा होने के बाद यूपीएसआई की वैकेंसी आई। अगर इसमें सिलेक्शन ना हुआ होता, हो सकता है यूपीएसआई पहले आ जाता, तो हो सकता है आज कांस्टेबल के स्थान पे यूपीएसआई बनी होती। ठीक है, वो दुर्भाग्य होता है, जिसको जो मिलना है वो मिल जाता है, मेहनत करते रहिए बस। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उनको बुलाएंगे, मिठाई खिला के उनका स्वागत किया जाएगा। आप लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे, उसके बाद आप लोग को मिठाई खिलाया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग क्लास चलेगी। हमारी क्लास में सब प्रोग्राम ही चल रहा है ना, उसका रीजनिंग वाले सर आपको पढ़ाएंगे। आराम से जाइएगा, कल हमारी क्लास फिर से शुरू रहेगी। ठीक है, बुलाए अनुज। अंशु आइए आप। तो आप लोग तालियों से इनका स्वागत करिएगा। ठीक है, और ठीक है, रहने दीजिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे उपस्थित हैं बहुत सारे। हमको लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एक आध लोग इनको जानते होंगे, 1-2 लोग, नहीं तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि सब नए बच्चे हैं। पहले बैच वाले बच्चे होते तो हो सकता है कुछ लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर कुछ पूछना है, कैसे पढ़ते थे, कैसे सिलेक्शन हुआ, कितने एग्जाम क्वालिफाई हैं, कब से पढ़ रहे हैं, कब तक कोचिंग में आती थी, तो एक एक बात आप पूछ सकते हैं। कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है, पढ़ के। तो आप कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। पूछना है आप लोग को, पूछना है। आप लोग की इतनी सारी व्यवस्था दी गई है। जब ये लोग पढ़ते थे कुछ नहीं व्यवस्था था, ये जान लीजिए। एक व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, ये पूरा खुला हुआ करता था। पंखे की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, केवल क्लास चलती थी बस, ये जान लीजिए। तो आपको पूरी फैसिलिटी दी गई है, पंखे की व्यवस्था कर दिया गया, लाइट की व्यवस्था कर दी गई, इन्वर्टर लगवा दिया गया, डिजिटल बोर्ड लगवा दिया गया है। ठीक है, सब कुछ लगवा दिया गया है। तो आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, आप नहीं पूछेंगे, हमारी टीम के लोग पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे कोई ना कोई जरूर। कुछ पूछना है आप लोग को, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, चलिए।
तो मिठाई खिला के छोड़ दिया जाए फिर। कुछ पूछना ही नहीं आप लोग को, नहीं पूछना है। चलिए चलिए ठीक है, अपने हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, इतना अनुभव है मेरा। तो आपको अंशु थोड़ा इन लोग को बता दीजिए कैसे आप पढ़ते थे, कैसे क्या हुआ, सिलेक्शन कैसे हुआ, कितने एग्जाम आप क्वालिफाई थे, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने इसी कोचिंग से पढ़ा हुआ है। बाकी सर सारा योगदान सर का ही रहा है। मैथ मैंने सर से पढ़ा है, रीजनिंग रवि सर से पढ़ा है, जीके जीएस सर पढ़ाते हैं, और बाकी सारा योगदान सर का ही है। थोड़ा बहुत मेहनत मेरा है, और प्रैक्टिस करो। कितने एग्जाम क्वालिफाई हुए, कुछ कौन कौन एग्जाम क्वालिफाई थे थोड़ा बता दीजिए थोड़ा सा। फाइनल तो नहीं हुआ था, जीटी में हुआ था रनिंग तक, और दिल्ली पुलिस में भी रनिंग तक था। बाकी फाइनल ये यूपी पुलिस का था। एग्जाम कई क्वालिफाई थे। देखिए यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं आप देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग आके चले गए हों, ऐसे भी बच्चे यहाँ पे आए हैं इस मंच पे जो 10-10 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन वो 10-10 एग्जाम क्वालिफाई है, तो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है एक दो बच्चे ऐसे भी थे जो 4-4 5-5 एग्जाम क्वालिफाई थे, 2-3 एग्जाम में भी क्वालिफाई थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ। तो इस बात को नहीं मानते हैं कि कितने एग्जाम क्वालिफाई है, लास्ट में सिलेक्शन हो जाए यही बड़ी बात होती है, ठीक है। एग्जाम बहुत सारे क्वालिफाई हुई है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं निकलता है। नौकरी कोई भी हो, नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जिस आप पद पे है उसको आप अच्छे से उसका निर्वहन करिए, और कोई आवश्यकता नहीं है आप बड़ी, देखिए बड़ी नौकरी में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, छोटी नौकरी में प्रेशर कम होता है। अगर आपको परिवार के साथ भी एंजॉय करना है तो मान लीजिए छोटी नौकरी आपके लिए बेहतर है। अगर आप बड़ी नौकरी पा जाते हैं तो आप कह सकते हैं परिवार के साथ वो समय नहीं दे सकते जितना छोटी नौकरी में आप दे सकते हैं। आप एक डीएम बन जाइए, ठीक है, आप डीएम बन जाइए, 24 घंटे आप इतने परेशान रहेंगे कि आपके घर का फोन आता रहेगा, हो सकता है आप बात कर पाते नहीं कर पाते, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हर आदमी चाहता है हमको बड़ा पद मिले, वो बाद में क्या होता है अलग मैटर है, लेकिन हर आदमी चाहता है हमको बड़ा पद मिले। तो आप लोग पढ़ने आए हैं तो कह सकते हैं आप अच्छी से अच्छी नौकरी लीजिए, ठीक है। आप लोग के एडवांस में बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मिठाई खिला स्वागत किया जाएगा, ठीक है। हम तो बुलाए थे इनके मम्मी पापा भी। आप क्या करेंगे, जीके जीएस पढ़ने के साथ साथ थोड़ा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस होता है। अगर आप जनवरी शुरुआत कर रहे हैं और फिर अगला जनवरी आ गया तो पिछला अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है पीछे सब भूल जाएंगे। तो जीके जीएस पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन बहुत जरूरी होता है। मैथ में क्या है, मैथ में हम 5 महीने 6 महीने में आपको मैथ खत्म कर देते हैं। रीजनिंग में भी वही है, मेहनत करने की आवश्यकता, अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है। जो सर पढ़ाते हो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे करंट होता है, करंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, करंट में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसकी मासिक पत्रिका आती है, छमाही या वार्षिक आती है, उसको आप लेके पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत। एग्जाम के समय जब एग्जाम पास में रहता है तो आपको सर थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, या बीच में जब जब समय मिलता है पढ़ा दिया जाता है। तो आइए हम लोग अंशु को मिठाई खिलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, ठीक है। आप लोग कुछ पूछेंगे नहीं, इसलिए बताया नहीं जाए, जितना हो सके उतना बता दिया गया है। तो आप पूछना है, बिल्कुल पूछिए, पहले आप ही पूछ लीजिए। मोटिवेशन तो खुद से ही लाना पड़ेगा, और कहीं से मिलता नहीं है अपने आप से। देखिए पढ़ना है, कुछ करना है, जॉब लेनी है, बस यही मोटिवेशन रहता है। मोटिवेशन का सबसे जो आधार होता है, हमको जो लगता है, आप अपने परिवार से बिलोंग कर, अपने परिवार को हमेशा देखते हैं। आपके पापा क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, और आपके परिवार के और भी जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं। अगर उनकी स्थिति है, इसलिए आप बहुत दूर तक न जाइए, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, वहीं से उनसे मोटिवेट होइए, वही बहुत है आपके लिए। आपको हम कई बार सुरेंद्र की कहानी बता चुके हैं, हाँ ऐसा ऐसा था, वो हकीकत है। आप उनके में यहाँ जाके आप भी जैसे देख सकते हैं, आप भी पतरा वैसे पड़ा है, वैसे रूम है, आप जाके देख लीजिए। मतलब उसमें कोई बनावटी बात नहीं है। हाँ हो सकता है जो हमको जानकारी ना हो, अतिरिक्त हो गया या कम हो गया, अलग मैटर है, ठीक है। तो मिठाई खिलाए, माइक रख दीजिए।
थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा कम से कम। तो ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो है कोचिंग का, जो पहले बच्चे सेलेक्ट होके जा चुके हैं। इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी, उनको ये चीज़ नहीं मिला ये मौका, तो इसलिए थोड़ा वीडियो के माध्यम से बनाया जाए। आप लोग सुनिएगा, समोसा आया है, मिठाई है, आपको खिलाया जाएगा, उसके बाद रीजनिंग वाले सर आएंगे, पढ़ाएंगे, थोड़ा मजबूत भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ दिल्ली का वो मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज जैसे बड़े शहरों की भीड़। हाँ, जहाँ मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। बिल्कुल, और ऊपर से लाखों रुपए की कोचिंग फीस, फिर वो 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा, और हर तरफ ना एक अजीब सा प्रेशर होता है। एक बहुत ही मतलब घुटन भरा माहौल कह सकते हैं आप इसे। एग्जैक्टली और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज के पास एक छोटे से गांव की पगडंडी। क्या बात है, दोनों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना। अमूमन हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो उसे अपना गांव या अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो जैसे एक अनकहा नियम बन गया है हमारे समाज में। सही बात है। शहर जाना एक मजबूरी भी है और सफलता का एक अघोषित नियम भी बन चुका है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर कोई इस नियम को ही बदल दे? मतलब आज हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो इसी स्थापित माइंडसेट को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जी, हम आज 19 सितंबर 2017 से शुरू हुए एक ऐसे सफर को डिकोड करने वाले हैं जिसने मतलब हजारों ग्रामीण छात्रों को शहर जाने से रोक दिया और उन्हें घर बैठे वो क्वालिटी दी। बिल्कुल, ये कहानी है न्यू कैरियर कोचिंग सेंटर से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कैरियर वे तक पहुंचने की। ये विषय वाकई में बहुत गहरा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की बायोग्राफी नहीं है। राइट। जब हम इन सोर्सेस को पढ़ते हैं ना, तो हमें एक बहुत बड़े सामाजिक और शैक्षिक बदलाव का एक पैटर्न नजर आता है। 19 सितंबर 2017 को सिंगाई जयरामपुर में जो शुरुआत हुई, वो महज एक व्यवसाय नहीं था। तो फिर वो क्या था? मतलब वो एक ऐसे चुभते हुए सवाल का जवाब था जिसे ग्रामीण भारत का हर अभिभावक और हर छात्र मतलब हर दिन महसूस करता है। अच्छा। सवाल ये था कि प्रतिभा जब गांव में है तो उसे निखारने के लिए शहर क्यों जाना पड़े? ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब एक बच्चा तैयारी करने शहर जाता है ना, तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि हम अक्सर उस आर्थिक और मानसिक कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं जो पूरा परिवार चुकाता है। एग्जैक्टली। वो जो परिवार चुकाता है, मतलब शहर के कमरे का किराया, मेस का खाना, फिर वो महंगी फीस। हाँ, एक आम किसान परिवार के लिए ये सब मैनेज करना बहुत भयानक होता है। बहुत भयानक। और इस बच्चे के दिमाग में चल रहा प्रेशर, आप सोचिए, मतलब उसके दिमाग में यही रहता है कि पिताजी ने कर्ज लिया है। हाँ, और अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? सही कहा। तो ये प्रेशर बहुत बड़ा है। आपने बिल्कुल उस दर्द की नब्ज पकड़ी है जिसे साइकोलॉजी में ना माइग्रेशन स्ट्रेस या परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा जाता है। माइग्रेशन स्ट्रेस, ये टर्म मैंने पहले सुना है। हाँ, जब कोई छात्र अपने सुरक्षित पारिवारिक माहौल से निकलकर शहर की उस अंधी दौड़ में शामिल होता है तो उसका कॉर्टिसोल लेवल, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो हमेशा हाई रहता है। बाप रे, मतलब वो शांत दिमाग से पढ़ ही नहीं पाता। एग्जैक्टली। उसका आधा समय और आधी ऊर्जा तो खुद को उस नए माहौल में बस सरवाइव कराने में खर्च हो जाती है। कपड़े धोना, खाना बनाना और वो सब। बिल्कुल। न्यू कैरियर कोचिंग सेंटर के संस्थापकों ने इसी कोर प्रॉब्लम को पहचाना। उनका विजन बहुत साफ था। क्या विजन था उनका? उनका मानना था कि अगर हम शहर की क्वालिटी वाली शिक्षा को बच्चे के घर के पास ले आएं तो उसकी आधी मानसिक और आर्थिक समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। मतलब सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, विजन का क्लियर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ एक चीज खटक रही है थोड़ी सी। क्या? गांव के माहौल में जहाँ कभी कभी बुनियादी सुविधाओं की भी दिक्कत होती है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है,
वहां ऐसा कुछ शुरू करना आसान तो नहीं रहा होगा। अरे बिल्कुल आसान नहीं था। सोर्सेज में भी साफ जिक्र है कि शुरुआत में उन्हें बहुत ताने सुनने पड़े। हाँ, लोग कह रहे थे कि गांव में कौन आएगा पढ़ने। एग्जैक्टली। और यहाँ कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या भारी भरकम फंडिंग के उन्होंने लोगों का ये संदेह दूर कैसे किया। ये संदेह बहुत स्वाभाविक था। देखिए, जब भी आप यथास्थिति, मतलब जिसे हम स्टेटस को कहते हैं जी, उसको तोड़ते हैं ना, या तो समाज का पहला रिएक्शन हमेशा रिजेक्शन का होता है। रिजेक्शन, बिल्कुल। लोग बदलाव नहीं चाहते। लोगों को लगता था कि सरकारी नौकरी की तैयारी का मतलब है शहर के बड़े बड़े बोर्ड्स और वो एसी वाले क्लासरूम। वातानुकूलित क्लासरूम। हाँ, ये मुझे ना टेक की दुनिया के किसी बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप जैसा लगता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन टेक में तो आप एक लैपटॉप से दुनिया बदल सकते हैं, एक कमरे में बैठकर। यहाँ तो आपको पूरा का पूरा लोगों का माइंडसेट बदलना था। बिल्कुल सही कहा। ये वो बंजर जमीन थी जहाँ कोई बीज बोने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने ये विश्वास जीता कैसे? उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प काम किया। उन्होंने बहस में अपनी ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद नहीं की। मतलब उन्होंने लोगों को जवाब नहीं दिया? नहीं, शब्दों से नहीं। सोर्सेस से यह स्पष्ट होता है कि उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी कंसिस्टेंसी और प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क? अच्छा। हाँ, जब लोग बाहर खड़े होकर ताने मार रहे थे ना, तो टीम का पूरा ध्यान क्लासरूम के अंदर बैठे उन मुट्ठी भर बच्चों पर था जो उन पर भरोसा करके आए थे। एग्जैक्टली। उन्होंने उन बच्चों पर इतनी मेहनत की कि उनके रिजल्ट्स बोलने लगे। वाओ। और गांव के परिवेश में विश्वास बड़े विज्ञापनों से नहीं बनता है। हाँ, वहां तो वर्ड ऑफ माउथ चलता है ना। बिल्कुल, ये वर्ड ऑफ माउथ से ही बनता है। जब एक छात्र ने महसूस किया कि उसे दिल्ली या इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, और वो क्वालिटी उसे यहीं मिल रही है, तो उसने जाकर 4 और लोगों को बताया, और वो 4 लोग फिर 40 लोगों को बताएंगे। सही कहा। इस तरह से वो क्लासरूम धीरे धीरे भरने लगा। लेकिन देखिए, कोई एक इंसान तो सब कुछ नहीं बढ़ा सकता ना। बिल्कुल नहीं। और एक अच्छी इमारत के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव की जरूरत होती है। हाँ। तो ये नींव किन लोगों ने रखी? मतलब सोर्सेज में एक पूरी टीम का बहुत विस्तार से जिक्र है। जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्रामीण परिवेश में इन्होंने क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ग्रामीण इलाकों की कोचिंग में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता है। हाँ, जो भी मिल जाए पढ़ा दो, और उसी से क्वालिटी गिरती है। लेकिन इस संस्था ने एक विशेषज्ञ टीम, मतलब स्पेशलाइज्ड टीम बनाने पर जोर दिया। अच्छा, तो कौन कौन था इस टीम में? सबसे पहले मैथ्स के लिए अभय सर का जिक्र आता है। मैथ्स? मुझे तो बचपन से ही मैथ्स से डर लगता था। और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों में गणित को लेकर एक स्वाभाविक डर होता ही है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो अभय सर की रणनीति थी इस विषय को बेहद सरल और एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना। बेसिक से शुरू करके। हाँ, ताकि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर बच्चे का डर खत्म हो जाए। नाइस। और रीजनिंग के लिए भी किसी का नाम था ना सोर्सेज में? हाँ, रीजनिंग के लिए रवि सर का नाम है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता। मतलब बच्चा सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही इसे पहली बार देखता है। सटीक बात कही आपने, बिल्कुल। इसलिए रवि सर का फोकस कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में डिकोड करने पर रहा। मतलब उसे रिलेटेबल बनाना।